नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक समसामयिक टॉपिक है, जो एक समसामयिक चर्चा का विषय है, लेकिन हमसे संबंधित है। हमसे का मतलब हम जहाँ जहाँ रहे हैं, हमारी नौकरी के दरमियान जिन यूनिट्स में मैं रहा हूँ उससे संबंधित है। आज मैं उसके बारे में आपको कुछ बताऊंगा। इस बीच में आप देख रहे हैं कि पिछले 10-12 दिनों से ज्योति मल्होत्रा, एक यूट्यूबर के बारे में तमाम तरह की बातें आपको पता लग रही हैं, तमाम सोशल मीडिया पर, तमाम अखबारों में और तमाम जगहों पर, कि किस तरह से एक यूट्यूबर पाकिस्तान के आईएसआई के संपर्क में रही, किस तरह से वो पहलगाम हमले के पहले पहलगाम भी गई थी, किस तरह से वो पहलगाम हमले के बाद अपने हैंडलर्स के सीधे संपर्क में रही। ये सब बातें तमाम सोशल मीडिया पर भी, अखबारों और टीवी में भी आ रही है। जो बातें आ रही हैं उनके हिसाब से ज्योति मेहरोत्रा के साथ कुल 11 लोग अब तक जासूसी के आरोपों में पकड़े गए हैं। उनका कॉमन हैंडलर है पाकिस्तान हाई कमीशन, जो हिंदुस्तान में है, दिल्ली में जिसका हेडक्वार्टर है, उसका एक हैंडलर, उसका एक अधिकारी दानिश। इन सब के संबंध दानिश से रहे थे और वो दिल्ली भी गए, दानिश से मिले भी, और वहाँ जो रोज़ा इफ्तार की पार्टियाँ होती थी उसमें शामिल हुए। इन सब लोगों का ये कॉमन कॉन्टैक्ट पर्सन था दानिश। बाद में इसे तुरंत जैसे ही ये पता लगा, इसे देश छोड़ने का हुक्म मिला और इसे वापस पाकिस्तान भेज दिया गया। वो लोग जो दानिश के संपर्क में थे और देश से गद्दारी करके देश की तमाम सूचनाएं जो पाकिस्तान चाहता था वो दे रहे थे, वो एक जगह के नहीं थे, पूरे देश भर में फैले हुए लोग थे। जैसे ज्योति मेहरोत्रा ये हिसार की थी, कैथल के देविंदर सिंह, कैराना के नोमान, नूह के अरमान और तारीफ, जलंधर से मोहम्मद मुर्तज़ा और मलेर कोटला से गजाला। तो गजाला और ज्योति दो ये लड़कियां थीं, बाकी सब लड़के थे। ये कोई नई बात नहीं है कि आईएसआई या जो पाकिस्तान में बैठे उनके हैंडलर्स हैं या उनके लोग हैं, वो भारत में लड़कों को स्पॉट करते हैं, उनको पिक करते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं और किसी न किसी बहाने उन्हें बुलाकर, पाकिस्तान बुलाकर, और उनकी अच्छी खातिर करते हैं और फिर बाद में इसी खातिरदारी को ब्लैकमेल करते हैं। दरअसल पहले 2004 के पहले पाकिस्तान अपने जासूसों को या आतंकवादियों को पाकिस्तान में ही ट्रेनिंग देकर, इन्फिल्ट्रेट कराकर, चाहे वो राजस्थान बॉर्डर से, चाहे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से, देश के अलग अलग हिस्सों में भेजता था, जहाँ पर वो कार्रवाई करते थे अपने आका के जो भी उनके आदेश हुआ करते थे। लेकिन बहुत से पकड़े गए, उनकी नेशनलिटी का पता लगा, उनकी ट्रेनिंग, आप नेट पे चले जाइए, तमाम 2004 के पहले पकड़े गए जासूसों ने उनकी कहाँ ट्रेनिंग हुई, उनका हैंडलर कौन था, कौन उसमें आर्मी का अफसर था, क्वेटा के किस कैंप में उन्हें ट्रेनिंग दी गई, एबोटाबाद के किस ट्रेनिंग में उनको किस कैंप में ट्रेनिंग दी गई, इन सब का डिटेल था। भारत सरकार ने इनको सब इकट्ठा करके सब इंटरनेशनल फोरम या इंटरनेशनल मंचों पर इसे प्रस्तुत किया कि देखिए पाकिस्तान किस तरह से देश को डीस्टेबलाइज करने के लिए इस तरह के काम कर रहा है। हालांकि अभी तक छोड़ा नहीं है इन लोगों ने ये काम करते हुए, लेकिन 2004 में आईएसआई ने एक कराची में मीटिंग की, जिसको आईएसआई की भाषा में, आईएसआई की डिक्शनरी में कराची डिक्लेरेशन कहते हैं। वहाँ ये तय किया गया कि अब हम अपने लड़के यानी पाकिस्तानी लोगों को ट्रेंड करके हिंदुस्तान नहीं भेजेंगे, अब हम उन्हीं के लड़कों को यहाँ बुलाकर और उनको ट्रेंड करेंगे, उन्हें वापस भेजेंगे और वो हमारे लिए स्लीपर मॉड्यूल या स्लीपर सेल का काम करेंगे। ये 2004 के बाद हुआ। फिर लड़कों को टारगेट करना शुरू किया गया। जो यंग लड़के, बहुत गरीब घर के लड़के, जिन्हें पैसों की बहुत सख्त ज़रूरत है, वो उनसे जो हैंडलर्स हैं
उनके किसी मौलवी से, उनके किसी जानने वाले से उनकी बात कराते हैं। फिर वहाँ से बात शुरू होती है पाकिस्तान के उनके जो हैंडलर्स हैं उनसे। फिर उन्हें कहा जाता है कि आप बांग्लादेश पहुँचिए, रूट बताते हैं कि आप हावड़ा से कैसे उतरेंगे, कैसे बॉर्डर पे पहुँचेंगे, कैसे हमारे लोग मिलेंगे, आपको क्रॉस कराएंगे, और आप जैसे ही ढाका एयरपोर्ट के पास पहुँचेंगे आपको एक बांग्लादेशी पासपोर्ट मिल जाएगा। उस पासपोर्ट पर आप कराची उतरेंगे और कराची से बाई रोड आपको कहीं ले जाया जाएगा जहां आपको ट्रेनिंग दी जाएगी या आपको ये बताया जाएगा कि आपको वापस जाके करना क्या है। फिर ये बहुत बड़ी संख्या, जब ये वापस लौट के आते थे और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं आईबी और आरएडब्ल्यू, वो इनको ढूंढती रहती थी, ये पकड़े जाने लगे। और फिर 2010 तक बहुत ढेर सारे ऐसे लड़के पकड़े गए जो हिंदुस्तान से गए, पाकिस्तान में ट्रेनिंग की और वापस उनको भेज दिया गया। वापस आके वो बार बार अपने हैंडलर से पूछते थे कि हमें क्या काम करना है। उनसे कहा जाता था कि आप चुपचाप बैठे रहिए, जब भी कोई काम होगा आपको बताया जाएगा। तभी ये स्लीपर सेल्स या स्लीपर मॉड्यूल्स का जन्म हुआ, जो देश के अनेक हिस्सों में, बहुत बड़े बड़े हिस्सों में ये स्लीपर मॉड्यूल या स्लीपर सेल्स ट्रेंड करके आए हुए लोगों को कहा जाने लगा। जो लड़के वहाँ जाकर लौटे उन्हें हवाई यात्रा करना, उनमें से एक जो एटीएस में हम लोगों ने पकड़ा था उसने कहा साहब वहाँ कोल्ड ड्रिंक मिल रहा था हवाई जहाज़ में, तो 4 ग्लास या 4 बॉटल कोल्ड ड्रिंक ही वो पी गया। और उनके अंदर ये वो थी कि मैं कुछ करने जा रहा हूँ, धर्म के नाम पे करने जा रहा हूँ। और फिर वो ट्रेनिंग 21 दिन की या 30 दिन की जो उनकी ट्रेनिंग होती थी, तसीस जिसे कहते थे, वो ट्रेनिंग पूरी करके उन्हें फिर वापस ढाका के रास्ते से वापस भेज दिया जाता था। लेकिन धीरे धीरे बांग्लादेश की भी राजनीतिक स्थिति जब मुफीद हुई, जब भारत के संबंध बहुत अच्छे हुए, तो फिर ये ढाका से इन आईएसआई के लोगों को भेजना बंद किया। आईएसआई के लोगों ने अब वो वहाँ से, क्योंकि वहाँ भी पकड़े गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई, तो नया रूट उन्होंने खोला कि वो जो पोरस बॉर्डर है इंडिया नेपाल का, उनसे वो नेपाल बुलवा लेते हैं। नेपाल में उनको पासपोर्ट, नेपाली पासपोर्ट से उनको थाईलैंड के रास्ते वापस पाकिस्तान और पाकिस्तान में ट्रेंड करके उन्हें भेजते हैं। ये तो एक मॉड्यूल हुआ। दूसरा मॉड्यूल जो आईएसआई ने अपनाया था कि आर्मी इस्टेब्लिशमेंट के, कैंटोनमेंट इस्टेब्लिशमेंट के वो लोग जो कैंटोनमेंट के भीतर नहीं रहते हैं, बहुत से जो सपोर्टिंग स्टाफ है, क्लर्क्स हैं, गार्ड्स हैं, फर्राश हैं, कुक हैं, जो कैंटोनमेंट के भीतर नहीं रहते हैं, बाहर कहीं प्राइवेट मकान लेके रहते हैं, क्योंकि सबको भीतर एकोमोडेट करना कैंटोनमेंट में आवासीय समस्या को देखते हुए मुश्किल था, मुश्किल होता है, इसलिए ये लोग बाहर रहते हैं। कुछ ट्रेड्स ऐसे हैं जिनके लोग बाहर किराए पर रहते हैं और उनको उसके हिसाब से, उनके रैंक के हिसाब से जो किराया अनुमन्य है वो दिया भी जाता है। तो आईएसआई के लोगों ने अपने लोकल लोग, जिनको वो ट्रेंड करके वापस, यानी स्लीपिंग मॉड्यूल को जो यहाँ इस्टेब्लिश कर चुके होते हैं, उनसे वो बात करते हैं कि ऐसा आदमी ढूंढो जो बाहर रहता हो। तो वो 1 पर, 2 पर, 3 पर, 5 पर अपना दांव लगाते हैं और फिर धीरे धीरे उनको तैयार करते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम पाकिस्तान, तुम्हें हम भेजेंगे और वहाँ जाके लाहौर घूमो, कराची घूमो और तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, घूमने का और ख़रीदारी करने का पैसा भी मिलेगा। इस तरह से लालच उनको देते हैं और फिर एक रूट तय होता है कि इस रूट से आप पाकिस्तान पहुँच जाएंगे। पाकिस्तान गए तो वहाँ उनकी बड़ी आवाभगत हुई और सबसे पहले उनको आईएसआई के जो तमाम ट्रेनिंग कैंप्स कराची में हैं वहाँ पर उनको ले जाया जाता, लाहौर में भी हैं, उनको वहाँ ले जाया जाता है और उनको बताया जाता है कि भाई देखिए कंप्यूटर इस तरह से ऑपरेट होता है, आप कौन सा काम करते हैं, आप फ़ोटोकॉपी करते हैं कि आप स्कैन करते हैं कि आप झाड़ू ही लगाते हैं या आप चपरासी हैं, आप फर्राश हैं, आप क्या हैं। उस हिसाब से उनको उनका काम बताते हैं कि जो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें क्या लिखा होता है। वो सेल ही पूरा यही काम करता है, उसमें क्या लिखा होता है। अगर इस तरह का कोई मिलता है तो आप उसको हमको
बाहर उसको ले आइए किसी तरह से। और हमको पहले ये सब कम्युनिकेशन याहू मैसेंजर पर होता था। अब तो खैर बहुत सैकड़ों ऐसे ऐप आ गए हैं जिससे लोग सूचना मंगाते हैं और जिसको इंटरसेप्ट करना थोड़ा मुश्किल भी होता है। तो वो इस तरह से, जैसे ऑफिस के भीतर का आदमी उनको मिल गया, या अगर प्राइवेट आदमी कोई ऐसा मिल गया, नेचुरली ये सब मुस्लिम लड़के हुआ करते हैं, तो अगर प्राइवेट आदमी मिल गया तो और कैंटोनमेंट के आसपास रहता है तो उसको एक काम देंगे कि भाई कैंटोनमेंट के गेट से निकलने वाली या वहाँ घुसने वाली जो गाड़ियाँ हैं उनके नंबर्स आप हमको भेज दिया करिए। बस इतनी सी बात, मैसेंजर से आप उनको उनके नंबर्स भेज, उसमें वो तीर का निशान सीधा उल्टा और क्या जो बना रहता है, जो कोड्स होते हैं भारतीय सेना के, तो वो कहीं पान की दुकान पे, कहीं मोड़ पर, मतलब वहाँ मेन गेट से निकलने के बाद जिस रास्ते से हर हाल जाना हो कैंटोनमेंट के बाहर, वहाँ वो बैठ के उन गाड़ियों का दिन भर नंबर नोट करना और फिर उन्हें जो मेल दिया गया है या जो याहू मैसेंजर में जैसे भी देना है वो उनको भेज देते हैं। उससे वो अंदाज़ लगाते हैं। और जब कोई सैनिक अभ्यास होता है तो सैनिक अभ्यास के समय में कितनी गाड़ियाँ कहाँ से निकली, किस सेंटर में, ये भी बहुत ढेर सारे पकड़े गए। खासकर कैंटोनमेंट के बाहर उनकी एक्टिविटी रहती है। ज़्यादा जोर उनका झांसी के बबीना कैंटोनमेंट में है, बरेली के कैंटोनमेंट पे है, मेरठ के कैंटोनमेंट पे है, लखनऊ के कैंटोनमेंट पे है। जहाँ जहाँ से ज़्यादा हिंडन पर इनका कंसंट्रेशन ज़्यादा है कि यहाँ इन प्राइवेट लड़कों को बुलाकर और फिर बिठाकर उनसे ये सूचनाएं आईएसआई वाले लेते रहते हैं। और जब इनको बुलाया जाता है वहाँ लाहौर तो इन्हें खूब ऐश कराई जाती है, ऐसी ऐश जो ये सोच भी नहीं सकते हैं। आते समय उनको घर वालों के लिए तमाम जो सामान है, जो गिफ्ट है, वो भी खरीद के दिए जाते हैं। और यहाँ अगर कोई पूछे, जैसे सर्विंग है कोई आर्मी का बहुत नीचे के स्तर का जो कर्मचारी वो मुस्लिम है, तो उससे हज के नाम पर छुट्टी लेनी होती है कि साहब हमें हज करने जाना है, या हमें फ़लाँ जगह दूसरी जगह बता दिया, दुबई जाना है, मेरे मौसा रहते हैं, उनकी तबीयत ख़राब है इनकी, ये सारी बातें उनको बताई जाती हैं। इस तरह से करिएगा तो आपको तुरंत छुट्टी मिल जाएगी, फिर आपको हम यहाँ तक बुलवाएंगे। और फिर तो एक ये तरीका है आर्मी के बारे में, आर्मी के मूवमेंट के बारे में, अफसरों की गाड़ी के नंबर के बारे में, इन सब के बारे में वो इस तरह से सूचना इकट्ठा करते हैं। हमें ध्यान है कि जब हम लोग एटीएस में थे तो मसूरी नाम का एक इसी तरह का जो एम्प्लॉय था कैंटोनमेंट में, क्लास 4 टेम्परेरी एम्प्लॉय जो होते हैं, उसको जब पकड़ा गया था तो उसने ये बताया था कि ये क्या क्या सूचनाएं उनसे लेते हैं। फिर इलेक्ट्रॉनिक दौर आ गया। इलेक्ट्रॉनिक दौर में फेसबुक पर तमाम आईडीज़ तैरती हुई मिलती हैं। एक खूबसूरत सी लड़की की आईडी से आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट आएगी, आप फ़ौरन उसको एक्सेप्ट कर लेंगे, फिर बातचीत शुरू होगी। बहुत तमीज़ से, तहजीब से बातचीत शुरू होती है। और ये कोशिश रहती है कि या कोई आर्मी का सीनियर अफसर हो और वो इस तरह से बात करे। धीरे धीरे बातचीत में ये पता कर लेती हैं वो लड़कियां कि ये कहाँ पोस्टेड है, ये क्या करता है, किस रैंक का है, हमारे काम का है कि नहीं है। फिर धीरे धीरे वेबकैम शुरू होता है, फिर जो होता है आप वो समझते हैं। और ये सारी रिकॉर्डिंग, ये जो लड़कियां हैं, ये जो आईएसआई की जो बेट्स हैं, जो ये कटिया लगा के फंसाने वाली बात हैं, वो रिकॉर्ड कर लेती हैं। फिर धीरे धीरे उनको मैसेज भेजती हैं कि आपकी फ़ेसबुक पर मैंने आपकी फ्रेंड लिस्ट में देखा है, उसमें आपकी बहन भी है, आपकी पत्नी भी है, फ़लाँ फ़लाँ लोग हैं, और ये जो आपने उस समय मुझसे बात की थी, इसकी पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास है, मैं इसको फेसबुक पर अपलोड करने जा रही हूँ। तब फिर वो गिड़गिड़ाने लगता है, मिन्नत मानने लगता है और कहता मेरी नौकरी चली जाएगी। तब उसको ब्लैकमेल करते हैं कि ये इस तरह के तुम्हारे डॉक्यूमेंट तुम्हारे पास हैं या तुम्हारे सेक्शन में हैं, ये डॉक्यूमेंट हमें भेजिए। ये बहुत दिन तक चला और बहुत बड़े बड़े अधिकारियों के साथ ये हुआ, सेना के और बॉर्डरिंग ज़िलों के पुलिस के जो भी बड़े अधिकारी थे उनके साथ। फिर बाद में सेना ने एक अपना एडवाइजरी जारी की कि कोई भी सर्विंग ऑफिसर
सोशल मीडिया पर अपना कोई भी प्रोफाइल नहीं बनाएगा। सोशल मीडिया पर वो एक्टिविटी अपनी रिस्ट्रिक्ट करेगा या अपने आप को रिस्ट्रेन करेगा। तो थोड़ा बहुत कम हुआ, लेकिन अब जिसको शाम को जो खाली हो गया, कोई काम नहीं है, घूमता टहलता, तो वो सोशल मीडिया पे ही है। लेकिन फिर और धीरे धीरे वो कहीं न कहीं ये बेट उनको पकड़ लेते हैं और फिर उनके साथ जो होता है वो आप समझ सकते हैं। और इस तरह से देश से संबंधित तमाम चीज़ें बाहर चली जाती हैं, दुश्मन के हाथ में लग जाती हैं। अगर हो सकता है ये लड़कियां ही हों, लड़कियां अगर किसी कैंटोनमेंट इलाके में रह रही हैं, किसी बड़े अधिकारी की बच्चियां हैं, उनसे बातचीत करते करते अगर ये आईएसआई के हैंडलर उनको किसी तरह अपने चंगुल में ले पाते हैं, तो फिर उन्हें वही है कि आप आओ, आपको हम लाहौर घुमाएंगे, आपको हम फलाना घुमाएंगे, आपको ढिकाना घुमाएंगे, फलां गलियों में ले चलेंगे और इनका मकान दिखाएंगे, उनका मकान दिखाएंगे, और फिर उन पर दबाव बनाते हैं। और फिर वही बात करते हैं कि देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, तुम मुझसे बातचीत कर रही हो, ये मेरे पास तुम्हारी बातचीत की रिकॉर्डिंग है, अगर ये तुम्हारे कमांड हेडक्वार्टर को भेज दिया जाएगा तो तुम्हारे पिताजी की नौकरी चली जाएगी। इस तरह से ब्लैकमेल करती हैं। फिर उनको लड़कियां वहाँ बुलाती हैं, उन्हें खूब वो भी जो हैंडलर होती है, क्योंकि इसका पूरा एक सेल है, आईएसआई ने इसका पूरा एक परमानेंट, हर देश के लोग, हर देश की सेना में एक दूसरे की जासूसी करने के तमाम यूनिट्स होते हैं, लेकिन ये नया जासूसी तंत्र तैयार किया गया है रीसेंट टाइम्स में। उनको ले जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगी। उसके बाद आया सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। ये वर्ड ही अभी 4-5 सालों का है कि ऐसे लोग जो सोशल मीडिया पर बहुत विचरण करते हैं, बहुत दिखाई पड़ते हैं, लोग उनको लाइक करते हैं, जिनके सब्सक्राइबर्स की संख्या मिलियंस में है और जो इम्पैक्टफुल हैं अपनी बात कहने में, अपनी बात मनवाने में, अपने ऑडियंस के बीच में, उनको सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कहा जाने लगा। फिर आईएसआई ने ऐसे लोगों को अब एकदम से 50 मिलियन फॉलोअर वाले को तो वो नहीं उस पर हाथ रख सकते, ना वो हाथ रखने देगा, तो छोटे मोटे ऐसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, यूट्यूबर, ब्लॉगर्स, ये इनको टारगेट करते हैं। और ज्योति मेहरोत्रा उसी में थी। अगर उनमें लालच उन्हें या ग्रीड दिखाई पड़ गई, हैंडलर को ये दिखाई पड़ गया कि ये लड़का, ये लड़की, इसके अंदर ग्रीड है, बस उनका काम बन गया। जैसे ज्योति मेहरोत्रा को वो ले गए, आपने देखा होगा उसकी तमाम जो उसने अपने यूट्यूब पर अपने ही बारे में पोस्ट किया कि लाहौर में गई, उसके आगे पीछे तमाम ब्लैक कैट, काले कपड़े पहने हुए, AK-47 लोग लिए हुए लोग उसको जूतियां खरीदने के लिए और सूट खरीदने के लिए दुकानों तक ले जाते थे और दुकानदार को भी धमका के सस्ते में उसको सामान दिलवाते थे। बढ़िया सरकारी गेस्ट हाउस का प्रयोग किया जाता था। तो ये सब क्यों किया जा रहा है? ये ज्योति मेहरोत्रा ऐसी मूर्ख लड़की नहीं है, उसे पता है और वो जानबूझकर, क्योंकि उसे पैसे की लालच है, उसे तमाम लालच है, जानबूझकर वो। और फिर जब एक बार वो आ गई, पाकिस्तान के किसी बिल्डिंग के भीतर उसकी फ़ोटो खिंच गई, सेना के किसी गेस्ट हाउस के भीतर उसकी फ़ोटो खींच ली गई, तो फिर उसे बताया गया कि देखो तुम यहाँ पर आकर रुकी थी, अगर ये बात वहाँ के इस्टेब्लिशमेंट को पता लगेगी, तुम गिरफ्तार हो जाओगी और तुमसे बहुत पूछताछ होगी, तुम पहलगाम जाओ, मैंने उदाहरण के तौर पर बताया कि फ़लाँ जगह जाओ, ढिकानी जगह जाओ, वहाँ अपनी रील बनाओ और रील बना के जब खाली हो तो ये चीज़ें हमको बताओ। तो वो देश के हर कोने में गई और यहाँ तक बताया जाता है कि वो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम शरीफ से भी मिलने गई। ऐसा शायद उसने अपने जो यूट्यूब की किसी स्टोरी में भी बताया है। तो वो वहाँ गई और फिर उसके बाद उसको ब्लैकमेल किया गया या नहीं किया गया, विलफुली उसने किया, लेकिन जांच का विषय है, क्योंकि कॉमन हैंडलर से ही इन सब की बात हुआ करती थी। इसलिए ऐसे कठिन समय में जब पाकिस्तान हर समय गुर्रा रहा है, हमसे हर समय वो परमाणु बम की धमकी दे रहा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बिल्कुल साफ कहा और अच्छा कहा कि मैं अब परमाणु बम की धमकियों से या उसके गीदड़ भभकी से हम डरने वाले नहीं हैं, हम
अगर हमारे यहाँ कोई आतंकवादी घटना होगी तो हम इसे युद्ध मान लेंगे और हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। ऐसे समय में आईएसआई भी पूरी तरह से एक्टिव होगी, उसे तमाम इन्फॉर्मेशंस की ज़रूरत है। तो सोशल मीडिया पर जो भी लोग हों, चाहे वो फोर्सेस से संबंधित हों या प्राइवेट लोग हों या सोशल इन्फ्लुएंसर हों, उनको ये देखना होगा कि देखिए यूट्यूब पर तो ये है कि आपने एक यूट्यूब डाली, नीचे 200 कमेंट आ गए, उसमें कौन किस नाम से किस आईडी से कमेंट डाल रहा है, आप उसको देख के ये नहीं जान सकते कि ये किस देश का रहने वाला है, किस जाति का है, किस धर्म का है। और बार बार वो कमेंट डालता है, फिर आप 10 में से एक बार उसका रिप्लाई करते हैं, फिर वो अपना नंबर शेयर करता है कमेंट बॉक्स में, फिर आप अपना नंबर देते हैं, फिर बातचीत शुरू होती है। और जब तक आपको ये पता लगेगा कि ये पाकिस्तान से है, तब तक बहुत पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका होगा। और फिर आपको वो बताएगा कि आपकी सारी बातचीत मेरे पास रिकॉर्ड है और मैं आपको, भारत सरकार को आप की ये बातचीत सब मैं दे रहा हूँ। आप परेशान हो जाएंगे, पुलिस आपको उठा के ले जाएगी, पुलिस आपसे पूछताछ करेगी, इसलिए आप हमको ये इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो सोशल मीडिया पर रहने वाले लोगों से, खासकर यंगस्टर से, बच्चों से, किसी जाति धर्म के हों, कि वो इस प्रक्रिया को समझ लें और इससे सावधान रहें। कोई ज़रूरत नहीं है किसी से कोई चीज़ शेयर करने की, और ऐसी जानकारी तो कतई नहीं शेयर की जानी चाहिए जिससे कभी दुश्मन हमारा उस जानकारी का इस्तेमाल करके हमारा नुकसान कर सकता हो। जो लोग इस दलदल में आ चुके हैं, फंस चुके हैं, उनके लिए भी साफ संदेश है कि वो पास के थाने में जाकर अपनी बात बता दें कि हम इस तरह से, इस प्रकार से इनके बहकावे में या इनके जाल में आ गए हैं, हम इस दलदल में आ गए हैं, हमें इससे निकालने का कोई तरीका बताइए, हमें ऐसी किसी एजेंसी के पास भेज दीजिए जिनको हम सारी बातें शेयर कर सकें और मेरे ऊपर कल को देशद्रोह का आरोप न लगे। तो आप अपने शुद्ध मन से अगर ऐसा करेंगे तो आप देश की बड़ी भारी सेवा करेंगे। आप और फिर भी अगर कोई जानबूझ के ऐसा कर रहा है तो वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है। जानबूझकर ये जानते हुए कि हमसे जो सूचना मांगी जा रही है बहुत सेंसिटिव है, वो दुश्मन देश हमारे विरुद्ध इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन कुछ पैसों की लालच में, कुछ दूसरी लालच में फंसकर वो ये सूचना प्रदान कर रहे हैं। तो ये सावधान हो जाएं। जैसे ये 11 लोग पकड़े गए हैं, छूटेगा कोई नहीं। आप कितनी भी सावधानी करें, हमारी एजेंसीज अब बहुत जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं, मॉडर्न कम्युनिकेशन के जो साधन हैं, मॉडर्न सॉफ्टवेयर्स हैं, इन सब से आपको घेर के एक न एक दिन पकड़ ही लेंगी। इसलिए ऐसा कतई न करें। और अगर आप ऑलरेडी कहीं फंस चुके हैं, कहीं कुछ ऐसा कर चुके हैं, तो इसका फ्रैंक कन्फेशन करें, पुलिस के सामने कर लें, एटीएस के सामने कर लें, एनआईए के सामने कर लें, और ताकि आप की जो आपकी नीयत है वो इस्टेब्लिश हो सके कि जो कुछ भी आप कर रहे हैं उसमें आपकी नीयत अब ठीक है। पहले आपने ये इसको इग्नोरेंस में किया हो, किसी लालच में किया हो, हम उसका भी इंतज़ाम करेंगे, आपको हम बचाने की कोशिश करेंगे अगर कोई इस तरह का कन्फेशन जाकर इन लोगों से कर लेता है। तो ये ज्योति मेहरोत्रा की जो वर्तमान में इतनी बातें चल रही हैं वो इस तरह की हैं। ज्योति ने पाक उच्चायोग के तमाम फंक्शंस में भाग लिया। अब ये बात तो वहाँ भी हमारे लोकल इंटेलिजेंस वालों को भी जानकारी में होनी चाहिए, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, वो भी पकड़े गए। और दानिश के संपर्क में जितने लोग थे यहाँ पर जिनका वो इस्तेमाल कर रहा था, ये सारे लोग पकड़े गए, और भी जो लोग रहे होंगे वो भी पकड़े जाएंगे। इसलिए सावधान रहें, ज़रूर सावधान रहें, क्योंकि आपकी ये सावधानी हटी और देश के साथ दुर्घटना घटी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।